बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा साइंस 8th की साइंस के अंदर वह इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन और दूसरा हमारा टॉपिक होगा लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो है इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी बात की थी। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है? रिमूवल। फॉरेस्ट ट्रीज हो गए या फॉरेस्ट हो गया, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, या हम कह सकते हैं कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। इट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो नाम के अंदर ही जो है ना आंसर है। तो डी का मतलब मैंने क्या बताया आपको? डी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल। और फॉरेस्टेशन फॉरेस्ट। तो रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? डिफॉरेस्टेशन। अब हमने देखना है कि इफेक्ट क्या है। कल हमने बेनिफिट्स देखे थे, यानी कि इससे पहले लेक्चर के अंदर बेनिफिट देखे थे। फिर हमने कहा था कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाती है तो क्या क्या होता है। आज हमने तकरीबन उन्हीं बातों को दोबारा दोहराना है। तो हमारी बुक के अंदर उन्होंने दो हेडिंग दी हैं। एक दी है इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, और दूसरी उन्होंने दी है कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होगा। तो पहले हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट के बारे में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगी वो हमारे पास क्या चीज़ है? वो ये है कि चेंज आएगा किस में? वेदर में और क्लाइमेट में। अब वेदर और क्लाइमेट दोनों को लोग यही समझते हैं कि ये सिनोनिम है, लेकिन ये सिनोनिम नहीं। वेदर डे टू डे मौसम है। आज का वेदर क्या है? आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो ये है वेदर। क्लाइमेट जो है ये पूरे साल का, बल्कि ये कहते हैं कि पूरे डिकेड का जो मौसम होता है उसके अंदर कमी हो रही है, ज़्यादती हो रही है, उसको देखना जो है ना वो कहलाता है क्लाइमेट। जैसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जी, हर साल टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, या ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, और इनकी वजह से क्लाइमेटिक जोन बन जाएंगे। कहीं से हरा का होगा, कहीं पे कहीं होगा। हम कहेंगे कि इस यहाँ का मौसम जो है ना ये पूरा साल इस तरह का रहता है। कराची का मौसम जो है ना वो क्या रहता है? ये वो मुतदिल रहता है, मॉडरेट रहता है। तो वो हमारे पास क्या होगा? वो क्लाइमेट होगा। वेदर जो है ना ये डे टू डे जो चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या, जो रोज़ का मौसम है वो कहलाएगा वेदर। अब वेदर और क्लाइमेट दोनों जो है ना वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहे हैं? वो उनमें चेंजिंग आ रही है। अब चेंजिंग क्यों आ रही है? उसकी बड़ी वजह जो है वो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंक्रीज हो रही है? डिफॉरेस्टेशन का कार्बन डाइऑक्साइड से क्या ताल्लुक? तो है ताल्लुक। आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, और हमको इसके बदले में क्या देंगे? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। आगे फिर जो है ना इसकी पॉलीमराइजेशन से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, वो आगे इनकी पॉलीमराइजेशन से बनेंगे। लेकिन हमारा अब टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपने उतने एरिया से क्या किया? प्लांट्स जो है वो ख़त्म कर दिए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट यूज़ कर रहे थे वो तो अब यूज़ नहीं हो रही। तब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये हम कहते हैं कि ये है ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है? हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर। जो क्या करते हैं? इंफ्रारेड रेज को क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है। जो हीट की वेव्स बाहर निकल रही हैं ज़मीन से उन्हें क्या करती है? ट्रैप कर लेती है। अगर ये ट्रैप कर लेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर जो है अर्थ का या उस इन्वायरमेंट का वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा।
और अब कितना बढ़ रहा है 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा है कि वेदर भी चेंज हो रही है और क्या हो रहा है क्लाइमेट भी क्या हो रही है चेंज हो रही है। वजह क्या है कि हमने दरख्त काट दिए। तीसरी वजह जो है अब यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर वो है लेस रेन, कि जहाँ डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो बारिश है वो कम हो गई है। तो बारिश का क्या ताल्लुक है फॉरेस्ट से, तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं ये सॉइल के वाटर को क्या करते हैं हासिल करते हैं रूट हेयर्स के जरिए से, और ट्रांसपायरेशन एक अमल है जिसके जरिए से ये पानी को क्या करते हैं हवा के अंदर इवेपोरेट कर देते हैं। किसको भला पानी को, सॉइल से पानी लिया और हवा में फेंक दिया। ये कौन कर रहा है प्लांट्स कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ऊपर पानी की मिकदार क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब वाटर जब आपस में मिल जाएंगे यानी कि वेपर जो है यही क्या बनाएंगे क्लाउड बनाएंगे। अब ये क्लाउड क्या होगा जब कंडेंस होंगे तो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बारिश बरस जाएगी। अब प्लांट्स आपने डिफॉरेस्टेशन के जरिए प्लांट्स आपने क्या कर दिए ख़त्म कर दिए, तो ट्रांसपायरेशन भी ख़त्म हो गई, इवेपोरेशन भी ख़त्म हो गई। वाटर जो है वो अब फ़ज़ा के अंदर क्या होगा वो उतना नहीं जाएगा, जिसकी वजह से रेन क्या हो जाएगी अब क्या होगा वो कम हो जाएगी, बारिशें कम हो जाएंगी। किसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से। फोर्थ हमारे पास टॉपिक इसका ये है कि जो दरख्त लगाए हुए हैं हमने उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो ज़मीन है उसकी ज़रख़ेज़ी में इजाफा करते हैं। अब उन्होंने क्या उसकी रूट्स ने जो फर्टाइल लैंड है उसको क्या किया हुआ है होल्ड किया हुआ है। तो अगर आप ट्रीज़ काट देंगे तो सॉइल जो है इसमें क्या हो जाएगी इरोजन हो जाएगी, यानी कि जो टॉप सॉइल है जो फर्टाइल सॉइल है ये पानी की वजह से बह जाएगी या हवा की वजह से भी क्या हो सकता है ये लेयर जो है ये ऊपर से उतर जाए। तो इस तरह से हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं, बारिशें कम हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैस इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर क्या हो रहा है राइज हो रहा है। इन सब की वजह से किस में चेंज आ रहा है वेदर और क्लाइमेट में भी क्या आ रहा है चेंजेस आ रही हैं। तो ये हमारा किसका हो गया कि इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा किसका भला डिफॉरेस्टेशन का। अब बात आ जाती है किसकी भला वाइल्ड लाइफ की। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ क्या है। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर प्लांट भी शामिल है और एनिमल्स भी शामिल है। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या शामिल है प्लांट्स और एनिमल्स। अब देखना है कौन से प्लांट और कौन से एनिमल्स। तो प्लांट्स जो होंगे ये होंगे नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स, और एनिमल्स कौन से होंगे नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। यानी कि नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स का मतलब है कि जिनको हम एग्रीकल्चर के अंदर उगाते नहीं, कल्टीवेशन नहीं करते, फसलों के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे तमाम प्लांट्स वाइल्ड लाइफ में आएंगे। और ऐसे एनिमल जो हमें घर में पालतू जानवरों के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं नॉन डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिक का मतलब होता है घर घरेलू, तो नॉन डोमेस्टिकेटेड जो घरेलू ना हो एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल जो कि नॉन कल्टीवेटेड और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं दे आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। इन्हें हम क्या कहेंगे वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में क्या क्या शामिल है प्लांट्स और एनिमल। ये वो वाले प्लांट्स और एनिमल्स होंगे जो हम प्लांट्स कौन से जो हम कल्टीवेट नहीं करते, और एनिमल्स वो होंगे जो हम पालते नहीं हैं नॉन डोमेस्टिकेटेड हैं। अब दरख्त काटने से इनको क्या असर है। चलो जी प्लांट्स तो गए ना, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन कर दी है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है कटिंग डाउन ऑफ ट्री, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। तो ये नॉन कल्टीवेटेड प्लांट तो ये जो खत्म हो गए।
क्योंकि वो तो हमने खुद ही क्या कर दिया, सफाई कर दी। अब पीछे क्या रह गया, नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब ये जो जगह थी ना, ये जो फॉरेस्ट था, ये इनका क्या था, हैबिटेट। हैबिटेट किसे कहते हैं, जहां जानवर रह रहा है, ये घर उसका। अब घर आपने उसका क्या कर दिया, तबाह कर दिया, वो कहाँ जाएगा, या तो वो घर छोड़ के चला जाए, किसी और फॉरेस्ट में चला जाए, दूसरा ये है कि वहीं पड़ा रहे और मर जाए। दो ही ऑप्शन। तो हैबिटेट लॉस हो जाएगा। अब हैबिटेट लॉस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पीशीज़ थी, ये स्पीशीज़ क्या होना शुरू हो जाएंगी, पहले होंगी एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब ये है कि ऐसी स्पीशी जो मरने के करीब है, ख़त्म होने के करीब है। फिर 50 साल तक अगर इसका कोई जानवर हमें ना मिले उस स्पीशी का, तो हम कहते हैं कि ये स्पीशी क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, ये नापैद हो गई। तो यहाँ के जो जानवर हैं जो यहाँ रह रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, वो नापैद हो जाए। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो डिफॉरेस्टेशन में हमने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपकी बुक के अंदर हैं, अगली क्लास में इससे भी ज़्यादा पढ़ेंगे। पहला क्या है कि इसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे क्या है। इन्वायरमेंट के अंदर चार बातें आपने बतानी है, चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट, दूसरा है इंक्रीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्या बताएंगे, लेस रेन हो रही है क्योंकि प्लांट्स खत्म हो गए तो वेपोरेशन नहीं हो रही, सॉइल इरोजन हो रही। वाइल्ड लाइफ का ये इफेक्ट है कि आपने तो प्लांट्स काट दिए, तो पहला तो है कि नॉन कल्टिवेटेड प्लांट का आपने खात्मा कर दिया। दूसरा हमारे पास क्या रह गया, नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल रह गए, उनका हैबिटेट भी आपने क्या कर दिया, तबाह कर दिया। तो ये स्पीशीज़ जो है ना, ये क्या हो जाएंगी, उस जगह पे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी या क्या हो जाएंगी, एंडेंजर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्स किसे कहते हैं। तो रिसोर्स हमारे पास क्या है कि ऐसा मटेरियल इन्वायरमेंट के अंदर जो रेडी टू यूज हो। मटेरियल इन कहाँ बड़ा, इन्वायरमेंट में, जो क्या हो, रेडी टू यूज हो या मे बी यूज इन फ्यूचर। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। तो ये रिसोर्स की डेफिनेशन आ गई। तो नेचुरल का मतलब है कुदरती तौर पे, आप खुद ना बनाएं, कुदरत के तौर पे जो पाई जाएंगी चीज़ें, मटेरियल्स जो हमें हमारे काम के लिए जो रेडी टू यूज़ है, किसके लिए, फॉर ह्यूमन। ज़ाहिर हमने इस्तेमाल करना है और तो कोई जानवर इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो ऐसे तमाम मटेरियल को हम क्या कहेंगे, रिसोर्सेज कहेंगे। अब इन रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, वो है फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल जो है, ये हमारे पास कौन कौन सा है, ये है जनाबे वाला कोल, गैस, पेट्रोलियम। अब कोल, गैस और पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल जो है, तो आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल क्यों कह रहे हैं। कोल जो है ना, ये तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो, ये 10th के अंदर आपने दोबारा पढ़ना भी है। ये जो कोल है, ये जो प्लांट्स थे, ये बरीड हो गए अंडर अर्थ क्रस्ट, और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बैक्टीरियल डिके की वजह से वो वाले प्लांट्स किसमें कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो आपको पता है ना, रेमिनेंट जो है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो हमारे पास क्या कहलाती है, फॉसिल कहलाती है। तो ये अब उसका फ्यूल बन रहा है। गैस जो है और पेट्रोलियम, ये क्या हुआ है कि जो एनिमल्स थे सी के, समुंदर के एनिमल्स और समुंदर के ही प्लांट, जिन्हें आप बाद में पढ़ेंगे क्या भला, हेलोफाइट्स, ये जो थे ना, ये क्या हो गए, मर गए। फिर बरीड हो गए किसके अंदर, सैंड और मड के अंदर। फिर इनके ऊपर भी 500 मिलियन ईयर्स का क्या अरसा गुजरा। फिर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बैक्टीरियल डिके और एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से वो जो रेमिनेंट्स थे किसके भला, प्लांट्स और एनिमल के जो सी के अंदर थे,
वो क्या हो गए, वो गैस और पेट्रोलियम में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। दूसरा हमारे पास जो आता है रिसोर्स, वो है मिनरल्स। मिनरल हम किसे कहते हैं, जो मेटालिक कंपाउंड होंगे ना अर्थ क्रस्ट पे कहीं भी पाए जाएं, मेटालिक कंपाउंड यानी मेटल के कंपाउंड, धातु के कंपाउंड, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो मिनरल कहलाएंगे। तो मिनरल भी हमारे पास क्या है, रिसोर्स है। आप बताएं सोडियम क्लोराइड कहाँ मिलता है? सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है ना, तो सोडियम क्लोराइड ये पाकिस्तान में इसके पहाड़ कहाँ पे हैं? तो आप कहेंगे ये खेवड़ा पे। तो ये हमारे पास क्या है, मिनरल। इसमें वो आयरन के आपको कंपाउंड कहाँ मिलेंगे? आप कहते हैं काला बाग में मिलेंगे, मियाँ वाली में मिलेंगे, इधर सरगोदा कराना पहाड़ी के अंदर भी हैं आयरन के कंपाउंड। इसमें पाकिस्तान के अंदर जिप्सम भी पाया जाता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, मिनरल, यानी कि हमारे पास क्या किसे कहेंगे हम, मेटालिक कंपाउंड इन अर्थ। बिल्कुल छोटी डेफिनेशन कर लें अभी इस 8 तक कि आप क्या कहें, मिनरल किसे कहेंगे, मेटालिक कंपाउंड इन अर्थ क्रस्ट, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, मिनरल्स कहलाएंगे। तीसरी बात जो है वो है आगे हमारे पास रिसोर्स के अंदर, वो है ट्रीज, जिनका हमने ये डिफॉरेस्टेशन भी कर दी बेचारी। फोर्थ हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास आ जाएगा वाटर। नहीं चलिए इससे पहले आप एनिमल को लिख लें। और 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आएगा वाटर। ये 5 हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसल फ्यूल, मिनरल्स, ट्रीज, एनिमल और वाटर। अब आ जाते हैं, ये जो लफ्ज़ हमने लिखा है यहाँ लैक, इसका मतलब क्या है, कमी होना। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब कमी क्यों हो रही है, तो वो अब देखना पड़ेगा कौन से रिसोर्सेज में कमी हो रही है और क्यों हो रही है। ये जो दो है ना, फॉसल फ्यूल और मिनरल, फॉसल फ्यूल और मिनरल, ये दोनों जो है ना, इन्हें कहा जाता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या लफ्ज़ बोलेंगे, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को हम इसी में से इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। री का मतलब है दोबारा, न्यू का मतलब है कि ये बन जाए, दोबारा बन जाए। तो दोबारा बन जाए के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, रीजनरेट। रीजनरेट, रीजनरेट दोबारा बन जाए। नॉन डज नॉट रीजनरेट। ऐसा मटेरियल जो कि दोबारा ना बन सके उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रीन्यूएबल। अब ये फॉसल फ्यूल जो है ये दोबारा नहीं बन सकता, तो डज नॉट रीजनरेट हम कह सकते हैं क्विकली, क्योंकि फ़ौरन तो नहीं बनेगा। इसे दोबारा बनने के लिए फिर कितना अर्सा चाहिए, 500 मिलियन ईयर्स चाहिए। हो सकता है उस वक्त तक क़यामत आ जाए। तो फॉसल और मिनरल्स ये दोनों क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल, यानी एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाएंगे तो दोबारा ये बनेंगे नहीं, यानी कि डज नॉट रीजनरेट क्विकली। अब देखें ना, फॉसल फ्यूल अगर दोबारा नहीं बन सकते तो इसका मतलब है ये लिमिटेड है, महदूद है। और अगर इनका इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, ये डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा मसला क्या है, अब सऊदी अरब को भी मसला है, वो उनके लिए ये है कि 2 डिकेड के अंदर, ये 20 साल के अंदर वहाँ जो तेल है यानी ऑयल है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकेगा। और अब क्या कर रहा है, अब वो दूसरे लोगों को बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा नहीं बन सकते, ये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं।
मिनरल जो है, ज़ाहिर है कि मिनरल जो है जहाँ भी होगी वो अगर लाखों और करोड़ों टन भी है तो उसने एक ना एक दिन क्या होना है, ख़त्म होना है, क्योंकि लोग उसे क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दोबारा बन नहीं रही। तो जो चीज़ दोबारा बन ना रही हो तो उसमें बरकत नहीं है, वो ख़त्म होती है। बेशक वो एक हदीस में है ना कि अगर 4 पहाड़ भी सोने के होना और उसमें बरकत ना हो तो उन्होंने ख़त्म हो जाना है, ठीक है ना। तो ये अगर जितने मर्जी भी हों ये लिमिटेड है, ये बन नहीं रहे, इन्होंने ख़त्म हो जाना, ये डिप्लीशन होगी इनकी, डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर हमें कुछ ऐसे ज़राए इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि हम इसके ऊपर इंसार क्या करें, कम करें और इसको हम अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखें। तो उसे हम कहेंगे कंजर्वेशन, कि हम कंजर्व करें, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। ट्रीज़, अब ट्रीज जो है इसके अंदर रिप्रोडक्शन की सलाहियत है। आप दरख्त लगा लें, अब वो हम कहते थे कि 100 जो है ना 1 करोड़ दरख्त लगाने की मुहिम, 1 बिलियन ट्रीज़ की मुहिम, इसका मतलब इसको तो हम बढ़ा सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो है क्या हो रहा है कि वो शजरकारी जिसे आप कहते हैं, शजरकारी की मुहिम चलाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को क्या किया जाए, उगाया जाए और अपने मुल्क के अंदर 25% तक जो रेट है प्लांट्स का वो लाया जाए। इसका मतलब है कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये रीन्यूएबल है। एनिमल्स की रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, जैसे हमने पांडा ख़त्म हो रहा था चाइना के अंदर तो पांडा की नस्ल को बचा लिया, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी नस्ल को जो कि ख़त्म हो रही है उसको एंडेंजर्ड स्पीशी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, आप 9th के अंदर पढ़ेंगे इंडस डॉल्फिन, यानी दरिया सिंध के अंदर जो डॉल्फिन है मछली, तो वो क्या हो रही है, वो उसकी तादाद कम हो रही है, लेकिन अब वाइल्ड लाइफ उसको क्या कर रही है, उसको कंजर्व कर रही है। तो इसको कंजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। वाटर जो है ये रिन्यूएबल है। अब आप जानते हैं वाटर क्या करेगा, वाटर वेपोरेट हो जाएगा, वेपोरेट होकर क्या बनेगा, क्लाउड बन जाएगा, क्लाउड बन के जो है ना ये क्या करेगा, बारिश बरसाएगा, दोबारा फिर पानी नीचे, तो इसका तो क्या बनेगा, साइकिल। तो जिनका साइकिल है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रीन्यूएबल, ये दोबारा बन सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास जो तो फॉसिल फ्यूल और मिनरल है ये दोबारा नहीं बन सकते, ये इनकी हम कहेंगे कि जो हमारे पास कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और ये क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। अगर ये डिप्लीट हो रहे हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हम कोई अल्टरनेट जो है ना इसके बारे में कोई अल्टरनेट रिसोर्सेज ढूंढें। तो अल्टरनेट रिसोर्सेज क्या हैं कि हम क्या करें, इनकी जो कंजप्शन है फॉसिल फ्यूल की वो क्या कर दें, वो कम कर दें। कैसे कम कर सकते हैं, जैसे कि बाहर के ममालिक में क्या करते हैं कि जो रश आवर्स हैं, रश आवर किसे कहते हैं, जैसे कि स्कूल टाइमिंग और ऑफिस टाइमिंग, और उसके बाद स्कूल से छुट्टी हो जाना और ऑफिस से छुट्टी हो जाना, ये जो दोनों आवर्स होंगे रश आवर्स होंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप रश आवर्स के अंदर बजाय गाड़ी इस्तेमाल करने के आप क्या इस्तेमाल करें, आप बस को इस्तेमाल करें। तो बस इस्तेमाल करने से ट्रैफिक के प्रॉब्लम भी कम हो जाएंगे, कि बसेस कम होगी। जैसे कि 75 अगर लोग एक बस के अंदर आते हैं तो अगर 75 को कारों में बिठा दिया जाए तो 15 कार्स बनेंगी। तो 15 कार्स की बजाय क्या होगी, एक ही बस के अंदर तो लोग आ गए। अब एक बस जो है वो कम फ्यूल खींचेगी और 15 कार जो है उसके मुकाबले में क्या होगा, ज़्यादा फ्यूल खींचेगी। मिसाल के तौर पे अगर हमने यहाँ से जाना है कहाँ वाला, लाहौर, तो अगर हम 75 सीटर बस के अंदर बैठते हैं तो हो सकता है वो 40 लीटर पेट्रोल खाए। लेकिन अगर हम इन्हीं 75 लोगों को कारों के अंदर बिठा दें तो 15 कारें जो है ना वो लाहौर जाएंगी। और हम कहते हैं अगर एक कार जो है वो 20 लीटर पेट्रोल खा लेती है तो 15 कारें कितनी खा लेती, 300 लीटर पेट्रोल खा लेंगी। तो कहाँ 40 लीटर और कहाँ 300 लीटर्स। तो इस तरह कंजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है अगर हम क्या करें, ट्रांसपोर्ट को चेंज कर देंगे। हम हर बंदा पर्सनल ट्रांसपोर्ट की बजाय किस पे आ जाए, बसेस पे आ जाए। दूसरा अल्टरनेट हमारे पास ये है कि अब ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम वेस्ट कर रहे हैं, इस वेस्ट को ख़त्म करें। वेस्ट कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ लाइट चल रही है, पंखे वहाँ चल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इनको कंजर्व करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमें और ज़राए इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और ज़राए में क्या है, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, क्योंकि हाइड्रो पावर में क्या होगा, इससे जो बिजली बनेगी पानी की बिजली से कहेंगे। हाइड्रो पावर स्टेशन जो है
वो जो बिजली पैदा करेंगे वो तो किससे पैदा करेंगे, वाटर के जो फ्लो है उससे पैदा करेंगे। और अब जैसे कि यहाँ पे नंदीपुर प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कोल से हो रही है, तो कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ये कोल ख़त्म होता जाएगा, तो ये हम कहेंगे कोल इस्तेमाल नहीं करना, उसकी वजह हम क्या करें, हाइड्रो पावर इस्तेमाल करें। तीसरा जो है रिसोर्सेज हमारे पास जो है हम अल्टरनेट करें, वो एटॉमिक एनर्जी है, कि एटॉमिक एनर्जी जो है उसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हम इन सोर्सेज को, फॉसिल फ्यूल को और मिनरल्स को क्या कर सकें, बचा सकें। तो सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर और एटॉमिक एनर्जी को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसके अल्टरनेट रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं। तो इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो दोबारा इसको देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमारे पास किसके ऊपर था, ऑन इन्वायरमेंट में चेंज, वेदर है, क्लाइमेट है, कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेस रेन हो रही है, प्लांट कटने की वजह से सॉइल ओरेजन हो रही है। वाइल्ड लाइफ हमारे पास कौन सी होगी, जिसको कहते हैं नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स या नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। प्लांट तो हमने खत्म कर दिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट थे उनकी हैबिटेट भी हमने खत्म कर दी, और उसके वजह स्पीशीज जो है एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट होंगे। लैक ऑफ नेचुरल सोर्सेज में पहले हम देखेंगे सोर्सेज किसे कहते हैं, तो वो मटेरियल जो इन्वायरमेंट के अंदर पाया जाए और ह्यूमन उससे क्या करे, रेडी टू यूज़ हो। और इसके अंदर हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, मिनरल, ट्रीज, एनिमल और वाटर है। इसमें फॉसिल फ्यूल और मिनरल जो है ना, ये नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल का जो डज नॉट रीजनरेट क्विकली है, ये लिमिटेड होंगे, डिप्लीट हो रहे हैं, उसके लिए हमें अल्टरनेट जराए ढूंढने पड़ेंगे। वो क्या है, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर स्टेशन या हाइड्रो पावर और एटॉमिक एनर्जी। बाकी जो है हमारे पास ट्रीज, एनिमल और वाटर, ये हमारे पास रीन्यूएबल होंगे। तो ये था आज का लेक्चर, इसे आप बुक से भी जो है ना एक दफ़ा रीड करें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास एडिड है उसकी बात कर लें।